नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद ऐसे वीडियो बना रही हूँ और आप लोग जैसा कि देखिए टॉपिक हमारा यूरोपीय भारत का आगमन। ये एक्चुअली आपका नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आएगा और बीए ये सेकेंड ईयर का कोर्स है आपका, तो आप इसको पूरा कवर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन इसी पे बन सकता है। मैं बता दूँगी कि आपको कैसे लिखना है, आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी माध्यम है हालांकि ये, अगर आप इंग्लिश में कहेंगे पढ़ाऊँगी तो बाइलिंगुअल ही, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको उसमें भी इंग्लिश में भी बता दूँगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मेन चीज़ है यहाँ पर कि यूरोपियों का भारतीय आगमन हुआ और क्यों हुआ। देखिए हमेशा कोई इंसान कहीं फ़ायदा देखता है तो ही इंटरेस्ट दिखाता है, ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो वही चीज़ यहाँ पर आती है कि ह्यूमन टेंडेंसी आपकी एक्चुअली बाहर अगर आवाज़ें आ रही हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर और एक और बात, अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करिए, क्योंकि जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको इन्फॉर्मेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए यूरोपियों का भारतीय आगमन, यूरोपीय भारत आए क्यों। देखिए यूरोप में संसाधन जब कम होने लगे या उनको लगा कि अब हमारे यहाँ साधन कम हो सकता है या किसी की घुमक्कड़ी प्रवृत्ति थी, चलो घूमने ही चलते हैं ऐसे, तो वो लोग घूमने निकल जाया करते थे। तो उन कैसे आना हुआ और क्यों आए और क्यों नए मार्ग क्यों खुले, नए मार्गों की क्यों खोज हुई, पुराने मार्गों का क्या हो गया, तो ये सब चीज़ें हम लोग पूरा इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी होगा। ठीक है, तो यूरोपियों का भारतीय आगमन, सबसे पहले वो आए किस किस मार्ग से हमें ये जानना होगा। हालांकि आपको सामने लिखा दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा मैं इसको आपको अच्छे से बता दूंगी तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आए क्यों थे। उत्तरी मार्ग देखिए अफगानिस्तान मध्य एशिया से होते हुए काला सागर में आए थे। अभी मैं इसको मैप के थ्रू भी आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों को ईजी हो जाएगा। ये अफगानिस्तान से मध्य एशिया होते हुए और काला सागर कैसे आए वो ये मैं बताऊँगी। फिर मध्य मार्ग देखिए क्या था, फारस की खाड़ी, सीरिया होते हुए भूमध्य सागर। जो लोग पढ़े हुए होंगे तो उनको तो बहुत इजीली पता होगा कि फारस कहाँ है। ये आप लोग थोड़ा सा जो बीए वाले बच्चे हैं जिनका कोर्स मैं करा रही हूँ, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा वो होगा, तो वो लोग आराम से अभी मैं समझा दूँगी, समझ जाएंगे। दक्षिण मार्ग देखिए जल मार्ग अरब सागर से फारस की खाड़ी को मिस्र से सिकंदरिया जाता था। सिकंदरिया अभी नहीं है, पहले हुआ करता था। ठीक है, अब देख लीजिए नवीन मार्गों के खोज के कारण क्या थे। अभी हम लोग ये पूरा मैपिंग के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो नवीन मार्ग क्यों खोजे गए। देखिए कोई चीज़ नवीन तब कब खोजी जाती, जब खोजी जाती है जब वो पुरानी चीज़ बंद हो जाती है या पुरानी चीज़ में कोई हिंड्रेंस आ रही होती है, रुकावट आ रही होती है। तो देखिए पहला पॉइंट है प्राचीन मार्ग बंद हो गए। दूसरा पुनर्जागरण का अभाव हो गया। कुतुबनुमा एक यंत्र होता है उसका विकास हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन आपका आता है ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। तो अब देखिए प्राचीन मार्ग का बंद होने से नुकसान क्या हो, जब प्राचीन मार्ग बंद हो गया तो लोग जा नहीं पाते थे। ठीक है, जिसके कारण कुस्तुनतुनिया पर मिस्र अरबों का अधिकार हो गया। अब कुस्तुनतुनिया नगर जो था उसमें मिस्र अरबों का अधिकार हो जाएगा, तो यूरोपी क्या करेंगे, तो यूरोपीय दूसरी जगह जाने लगे। और पुनर्जागरण का प्रभाव कैसे हो गया, सॉरी ये प्रभाव है, ये अभाव मैंने लिख दिया है, ये प्रभाव है। तो प्रभाव के वही मैं सोच रही क्या गलत हो गया, प्रभाव है ये। तो देखिए प्रभाव कैसे हो गया, यूरोपीय लोगों के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन आया। कैसे, मानसिक भावनाएं चेंज हुई, उनकी मानसिकता चेंज हुई, क्या चीज़ें कैसी होनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो नए नए स्थानों को इनको खोजना था, हमें नई चीज़ें खोजनी, हमें पुरानी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो हम नई चीज़ कैसे खोजेंगे, हम जाएंगे ना वहाँ पर। जैसे अमेरिका का आविष्कार कैसे हो गया, आविष्कार के अमेरिका की खोज कैसे हो गई, ऐसे हो गई। कोलंबस निकले थे कहीं और जाने के लिए, चले गए, वो पहुँच गए वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें अभी उसकी भी हम बात करेंगे कि कौन कहाँ पहुँच गया, कौन कहाँ था, कौन कहाँ नहीं था, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे, वो है आपका समुद्री मार्ग। ठीक है, तो अब आप देखिए मैंने आपको उत्तरी मार्ग बताया ना, तो अब मैं उत्तरी मार्ग के बारे में बता रही हूँ। अफगानिस्तान और मध्य एशिया, अफगानिस्तान है ये आपका, और ये मध्य एशिया से होते हुए आपका पहला मार्ग आ गया काला सागर की तरफ जो जाता था। नेक्स्ट वन मध्यम फारस की खाड़ी से सीरिया होता हुआ जाता था, तो फारस की खाड़ी और सीरिया होता हुआ दक्षिणी मार्ग देखिए चला गया सीरिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका था कि अरब सागर और मिस्र। अरब सागर कौन सा, ये आपका अरब सागर है और यहाँ से मिस्र में ये चला जाएगा, आपको ये चीज़ दिख रही होगी। ठीक है, तो ये आपका दक्षिणी मार्ग था जो मैप के थ्रू बता रही हूँ कि जो इंडिया में जा सकता था। हालांकि ये घूम के कोलंबस चले गए होंगे भले इधर,
अमेरिका की खोज उन्होंने वहाँ पे कर दी, लेकिन ये ऐसे नहीं था। ठीक है, तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो देखिए हम लोग ये बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग ये बात करेंगे कि देखिए कुतुबनुमा का तो हो गया था ईसाई धर्म के प्रचार के बारे में। तो ईसाई धर्म का जो प्रचारक था वो नए नए देश में जाने लगे, प्रदेशों में जाने लगे, सोचने लगे कि ईसाई धर्म कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसका प्रचार किया जाए जगह जगह जा कर के। तो हम लोग देखिए अब आगे पढ़ेंगे कि नए समुद्री मार्ग की खोज हुई और क्या हुआ कैसे। तो इससे हम लोगों को काफ़ी अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्या कैसे हुआ। ठीक, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं नए समुद्री मार्गों की खोज। मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, वो लिखा था तो ज़्यादा इजी हो जाता है। नए समुद्री मार्गों की खोज, मेरी राइटिंग थी, ये मत सोचिएगा गंदी आ रही है तो वो मेरी नहीं, मेरी। नए समुद्री मार्गों की खोज। देखिए नए समुद्री मार्गों की खोज का क्या सिस्टम था। इसमें ये था कि किसने किसने किया, भौगोलिक क्षेत्रों में गए, अलग अलग क्षेत्रों में गए। ठीक है, तो वो लोग सबसे पहले कोलंबस गए। कोलंबस कहाँ के थे, स्पेन के निवासी थे। तो वो सबसे पहले गए खोजने, कोलंबस सबसे पहले खोजने गए। और उन्होंने देखिए खोजने तो वो गए थे नई नई चीज़ें, लेकिन क्या खोज डाला उन्होंने, अमेरिका खोज डाला और दुनिया को एक नई चीज़ दे दी उन्होंने। और 1494 में दिया था। ये हिस्ट्री है, आप लोग ईयर्स अच्छे से याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है हेनरी। हेनरी एक नौका चालक थे। ठीक है, वो क्या चलाते थे, नाव चलाते थे। इतनी हिंदी अगर आपको समझ में आ रही हो तो ठीक है, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। हेनरी नौका चालक थे, नाव चलाते थे। तो ये पुर्तगाल के शासक में आप देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी इनका वर्णन मिल जाएगा। तो ये जा रहे थे, तो इन्होंने नेविगेटर के रूप में काम किया था। फिर आप क्या आते हैं, बार्थोलोमियो डायस। बार्थोलोमियो डायस जो थे ये पुर्तगाली नाविक थे। हाँ, मैं नाम लिख देती हूँ, बार्थोलोमियो डायस। ठीक है, ये कौन थे, पुर्तगीज़ थे। ये चीज़ें याद रखिएगा आप लोग, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप लोग को देंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इन्होंने क्या किया कि काफ़ी जगह तूफ़ानों का सामना करना पड़ा जब भी ये जा रहे थे। तो इन्होंने केप ऑफ स्टॉर्म्स नाम रखा। ठीक है, वो समुद्री मार्ग को केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ स्टॉर्म, केप ऑफ गुड होप, इसको याद रखिएगा आप लोग। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ है कि ये इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि कोरोना ख़त्म हुआ है। तो कोरोना ख़त्म होने के बाद समझ लीजिए ये हो रहा है कि बच्चे पहले तो क्वांटिटेटिव था मेथड, तो 4 आया उसमें से टिक कर दिया, कोई एक हो गया। अब क्या है, 1 साल से यही किया, बच्चों ने आदत पड़ गई। अब उनको लिखने में दिक्कत आ रही है, उनको प्रॉब्लम आ रही है लिखने में। तो जब अब लिखने में उनको प्रॉब्लम आ रही है तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही होगी उनको। अब इसलिए बताना ज़रूरी है कि कैसे वो आंसर्स लिखें, कैसे वो समझें कि कैसे लिखा जाता है, इसलिए मैंने बताया। फिर चौथा आता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कौन था, सबसे पहले आया था ना कालीकट तट पे। ये वही था जो 1498 में पहुंचा था। ठीक है, यहाँ पर समुद्री मार्ग की खोज की थी। और कब पहुंचा था बेचारा, 12 वर्ष बाद। सोच लीजिए क्या हुआ होगा इसका। मतलब अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 12 वर्ष किसी को लगे कोई आए और यहाँ पर। अरे भाई बहुत अजीब चीज़ें हैं, मेरे तो समझ से बाहर हैं कि उनके अंदर पेशेंस कितना होगा कि 12 वर्ष का उन्होंने इंतज़ार किया और तरह तरह की चीज़ें। खैर बहुत अजीब है, लोग 12 वर्ष यात्रा ही करते रह जा रहे हैं, क्या है ये सब। अब देखिए क्या है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का उदय कैसे हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद डच आए थे, फिर उसके बाद ब्रिटिश आए थे, फिर उसके बाद डेनिश आए थे, फिर उसके बाद फ्रेंच वाले आए थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, डेनमार्क के लोग हैं, और फिर नेक्स्ट वन क्या बता, फ्रेंच सबसे लास्ट में आए थे लोग। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। अब उदय कैसे हुआ ये देख लेते हैं हम लोग। पुर्तगाली शक्ति आई कैसे,
ये जो हुआ, ये क्रम भी याद रखिएगा, क्रम भी पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, पूछ लिया जाता है कि काफ़ी बार पूछा गया है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह दूँ, क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले वास्को डी गामा आ गए। वास्को डी गामा 1502 में फिर से आया भारत, क्योंकि एक बार रास्ता 12 वर्ष भैया खोजने में लगा, तो भाई सब रुकेंगे ही, जाएंगे ही, तो उनको इतना समय लग गया। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ है, उसने कारखाना खोलने का प्रयास किया। तो होता क्या है कि ये आते हैं पुर्तगाल से, ठीक है, इनका प्रभाव भी बढ़ने लगता है। तो पुर्तगाली व्यापारियों को कोचीन और कन्नौर के अतिरिक्त कालीकट में भी किलेबंदी कारखाने स्थापना इन लोग करने लगे। तो एक बार ये पुर्तगाल से आ रहे थे व्यापारी जो थे, तो भारत से पश्चिमी तट पे भी पहुँचे। तो फ्रांसीसी अल्मीडा यहाँ के पहला गवर्नर था। हम लोग फ्रांसिस अल्मीडा को नहीं भूल सकते हैं। आप लोगों ने कुछ कुछ होता है देखी होगी, उसमें अल्मीडा रहते हैं, वो कहते हैं कि वो अपना झंडा वंडा लगाते हैं, तो बताता नहीं है जॉनी लीवर की मैं वो ये था, दुनिया का था, तो वही उसमें तो पहले वो थे। फिर उसके बाद इन्होंने 1506 से 1509 3 साल इन्होंने काम करा। 1506 से 1509 तक इन्होंने काम किया। फिर इन्होंने केवल एक चीज़ बोली कि अगर हम सागर में शक्तिशाली नहीं होंगे तो हर वस्तु हमारे विरुद्ध हो जाएगी। मतलब सोच लीजिए आप लोग, समुद्र का कितना महत्व था, कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी समुद्र की चीज़ें। ठीक है, तो उसके बाद कौन आया, अलबू बकर। अलबू बकर का भी नाम आपने सुना होगा। 1509 से ये थे 1515 में अलबू बकर। देखिए ये मैं करा रही हूँ, इसके बाद मैं सोशियोलॉजी भी लेके चलूँगी साथ में, नट वाला जो भी बचा हुआ। वैसे हालांकि सब कंप्लीट था, लेकिन मुझे कुछ नई नई चीज़ें मिली हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं वो भी करूँगी। फ़िलहाल तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो यही गोवा में किया, ठीक है, गोवा गोलकुंडा बीजापुर जगह पर। तो अब देखिए ये तो हो गया काम इनका। अब नेक्स्ट आता है पुर्तगाली बस्तियों की स्थिति क्या थी। उत्तराधिकारी आए, वो द्वीपों के लिए लड़ने लगे। अब समाप्ति के कारण क्या थे, देखिए ये जान लीजिए। समाप्ति के कारण मोस्टली हर चीज़ में क्या होता है, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं अच्छी होती है, धर्म के प्रति असहिष्णु होते हैं। ये लोग धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा असहिष्णु थे। इनके लिए मतलब जैसे होता नहीं है कि अपना ही धर्म महान है, हम तो ताकि किसी को आगे ही नहीं आने देंगे करके, ऐसा था। तो इसके निर्बल अधिकारी होते हैं। फिर मुगल शक्ति का भी धीरे धीरे विस्तार हो रहा था, साधन बहुत सीमित हो गए थे, मराठे भी आ गए। सोचिए मतलब क्या क्या हो रहा था इन लोग के साथ। ये लोग भी कह रहे होंगे कि भगवान मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, वो अपने लैंग्वेज में भगवान कह रहे होंगे, नहीं तो सोचेंगे भाई धर्मनिरपेक्षता बता रही है मैडम, अगर देख भी रहे हूँ कहीं ऊपर से। खैर, फिर मराठों का उत्थान हो गया, स्पेन में पुर्तगाल का अधिकार हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, घटनाएं घट रही थी, वो लोग जो परेशान हो रहे थे। तो भैया उन्होंने कहा कि अब हमारा ख़त्म होने का टाइम आ गया है। होता नहीं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का सिद्धांत। फिर इसको स्पेंसर से मैं जोड़ूंगी सोशियोलॉजी में, खैर छोड़िए। तो अब ये आपका ये पूरा हुआ पुर्तगाली। डच का हम अगले लेक्चर में करेंगे, उसी में डच, फिर उसके बाद ब्रिटिश, फिर उसके बाद डेनिश, फिर फ्रेंच करके उसको फिनिश करेंगे। और वीडियो पूरा देखा करिए आप लोग, आधा वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए।